दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं कहता हूँ इमरान खान वाकई सीरियस हैं, वाकई इस मुल्क की बका के लिए काम करना चाहते हैं, इस मुल्क की ग्रोथ के लिए, तो इस वक्त अगर वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि इस वक्त कंडीशन बहुत ख़राब है, इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, तो मैं इदारों को गवर्नमेंट को छोड़ दें, गवर्नमेंट कौन है? शहबाज शरीफ वाले, इनको छोड़ के मैं इदारों को तंग नहीं करना चाहता, मैं इदारे का 1 रुपया भी मज़ीद ज़ाया नहीं करना चाहता। इस वक्त पाकिस्तान को 1-1 रुपये की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे के साथ जोड़ो, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सॉरी, आज मैंने वॉच नहीं कराई। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही रिक्वेस्टेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एनी अटैक ऑन चाइना इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान सेज पाकिस्तानी एफएम। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी है। बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में, मैं कहूँगा। इन्होंने ये कह दिया है कि कोई भी अटैक अगर होता है चाइना के इंटरेस्ट पे, तो पाकिस्तान मानेगा कि ये पाकिस्तान पे अटैक हो रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये CGTN ने इसको ऐसे कवर किया है बाय द वे कि एनी अटैक ऑन चाइना इज़ एन अटैक ऑन पाकिस्तान। हालांकि जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर इन्होंने जो ये इंटरेस्ट वर्ड है ये ऐड कर दिया है कि एनी अटैक ऑन चाइनास इंटरेस्ट इज़ एन अटैक ऑन पाकिस्तान। जो मैं फिर भी कहूँगा ये भी अपने आप में बहुत ही एक बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट को तो बहुत सी चीज़ें हर्ट करती है। फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है। चाइना कॉन्स्टेंटली कह चुका है कि इंडो पैसिफिक एक स्ट्रैटेजी है क्वाड की, जिससे ये चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब इंडो पैसिफिक के अगेंस्ट भी है? US जो कर चुका है इन द पास्ट ट्रेड वॉर को लेकर, क्या ये लोग उसके अगेंस्ट भी हैं? तो स्टेटमेंट तो देखिए ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, मगर पाकिस्तान को आज के समय ऐसी स्टेटमेंट्स देनी होंगी बिकॉज दे नीड चाइना। इनको पता है कि आने वाले समय में जो मुश्किलें पाकिस्तान के सामने आएंगी उससे चाइना ही इनको बचा सकता है। और पाकिस्तान ने रिसेंटली सिर्फ ये नहीं कहा कि चाइना पे अटैक मतलब हम पे अटैक, इन्होंने ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया कि जो भी चाइनीज़ नेशनल्स होंगे इन पाकिस्तान, स्पेशली जो बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम करेंगे, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये लोग 100-200 आर्मर्ड व्हीकल्स परचेज करेंगे, उसी में चाइनीज़ नागरिक घुमा करेंगे। ये जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं इनका खर्चा पाकिस्तान की सरकार अपनी जेब से उठाएगी। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है, व्हाट इट वांट्स फ्रॉम चाइना, क्या जेन्युइनली चाइना सेव कर सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एंथोनी अल्बानीसी ये रिसेंटली बने हैं किस कंट्री के नए प्रधानमंत्री? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड्स या फिर आयरलैंड। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये टॉपिक। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसका आंसर करें। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना मुझे यहाँ पर ये बात एडमिट करनी पड़ेगी कि जब पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई, इनिशियली मुझे लग रहा था कि शायद US या फिर कोई और कंट्री कुछ रिएक्शन देगा, मगर देन आई रियलाइज पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ग्लोबल स्टेज पर इतनी कम हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान ऐसी बात करता भी है और इस बात को चाइना का सरकारी मीडिया CGTN कोड भी करता है अपने आर्टिकल में कि एनी अटैक ऑन चाइना इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान, तब भी किसी को परवाह नहीं है। लाइक हु केयर्स। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान ये सब स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहा है क्योंकि इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कॉन्स्टेंटली गिरते जा रहे हैं। जी हाँ, इंपोर्ट बैन करने के बाद भी हम देख रहे हैं एक रैपिड फॉल आ रहा है पाकिस्तान के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। और काफ़ी बार आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं इसके बारे में कहा जाता है कि जी $16 बिलियन के आसपास बचे हैं। देखो, $16 बिलियन में से 6 बिलियन तो इनके जो बहुत सारे बैंक्स हैं वहाँ पर पड़े हैं। उनको एक्चुअली सरकार खुद का फॉरेक्स रिजर्व नहीं कह सकती। जो इनका जेन्युइन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये $10 बिलियन के आसपास बचा हुआ है। इसमें से भी बहुत सा पैसा इन्होंने लिटरली उधार का लिया है। कई बाहर के देशों ने पैसा पार्क कर रखा है इनके बैंक में। तो इवन आप अगर इस $10 बिलियन को देखो तो ये बस इतना पैसा है कि पाकिस्तान के जो इंपोर्ट्स हैं ये लोग 2 महीने तक संभाल पाएं। दिस इज क्वाइट रिस्की। और जब भी ये टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ कहीं भी, इमीडिएटली मेरा माइंड जाता है 1991 में। आई मीन यू हैव टू नो अबाउट दिस।
1991 में भारत के सामने एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसके बारे में आप सबको पता होगा। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा कम रह गए थे, एक बार को $5 बिलियन के आसपास रह गए थे। और ये फोटो मुझे भूलती नहीं है 1991 की। यहाँ पर आप देख पाओगे उस वक्त के हमारे देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बैठे हैं IMF के MD के साथ। ये हैं माइकल कैमडेस। इन्होंने एक बार को भारत की हेल्प करने से मना कर दिया था, वर्ल्ड बैंक ने भी मना कर दिया था। फिर कैसे ना कैसे करके हमारे जो गोल्ड रिजर्व हैं उन्हें हमें यूज़ करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से आकर जो ये 5 बिलियन का आंकड़ा है, यहाँ से विदेशी मुद्रा भंडार ग्रो कर करके आज के समय हम रफली $600 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व के आसपास बैठे हैं। और पाकिस्तान आप अगर सोच कर देखें तो जहाँ पे उस वक्त था 1991 में, आज भी यहीं पे है। क्योंकि जो ये 10 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है इसमें से आराम से 5 से लेकर $6 बिलियन उधारी के हैं। इनके एक्चुअल फॉरेक्स रिजर्व 2 से लेकर $4 बिलियन के आसपास है, दैट दे एक्चुअली अर्न देमसेल्व्स। और आप अगर मुझसे पूछे कि इंडिया ने 1991 से लेकर आज 2022 तक इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कैसे करी, पाकिस्तान इतना पीछे कैसे रह गया, तो देखो इसके पीछे बहुत से रीज़न है, मगर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा एक मेजर रीज़न ये है कि 1991 में ना हमारा पूरा देश बड़ी सिंसियरिटी से, बहुत ही सीरियसनेस से इस इशू को डील कर रहा था। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस वक्त अपॉर्चुनिस्टिक कोई एक मूव नहीं चला कि चलो अब सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा निकालते हैं, दिल्ली चलते हैं, यही टाइम है, बस सरकार को हिला दो। आप कह सकते हैं एज ए कंट्री वी वर रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान में इसका अपोजिट हो रहा है। रिसेंटली इमरान खान ने ये कह दिया है कि मेरा जो कैंपेन है ये जिहाद है, ये पॉलिटिकल नहीं रहा, ये खुद बेसिकली ये पाकिस्तान के अंदर ही जिहाद कर रहे हैं। और मई 25 को ये एक लंबा मार्च करेंगे टू इस्लामाबाद और ऑब्वियसली ये कैपिटल में अपने लोगों को लेकर बैठ जाएंगे, वहाँ पर हो हल्ला होगा। जो सरकार है जिसके पास ऑलरेडी बहुत कम पैसा है उनको और पैसा खर्चना पड़ेगा क्राउड को मैनेज करने के लिए। जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर के वो पाकिस्तान को और ज़्यादा डर से देखेंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंट्री है। और अनस्टेबिलिटी के साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन रैम्पेंट है। इनके प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली एक ट्वीट करी कि देखो इंडिया ने रिसेंटली पेट्रोल के प्राइसेस कम कर दिए हैं, जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि 9.5 रुपये पेट्रोल के प्राइसेस कम कर दिए हैं सरकार ने, और इसका एक बहुत ही बड़ा एक बोझ आएगा सरकार पे, करीब 1 लाख करोड़ रुपए का। तो इमरान खान कहते हैं कि हम भी ये सब करना चाहते थे, इंडिया ये सब कर पाया है क्योंकि हमने रशिया से सस्ता तेल परचेज कर लिया है। दिस इज़ जस्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। हमने इतना तेल रशिया से कहीं से परचेज नहीं किया है कि उससे हम 1 लाख करोड़ का रिलीफ दे पाए। ये मतलब पर चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पर, पीपल आर बाइंग इट। और जब एक कंट्री में मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ रैम्पेंट हो, कुछ भी कोई कुछ बोल दे, चल जाती है बात, तो इवेंचुअली वो कंट्री सफ़र करेगी। इस वक्त नीड ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में इकट्ठा आकर डील करे इस सिचुएशन से, इंडिया से बात करे पीस की, ट्रेड वापस रीस्टार्ट करे, अपने टेरर ग्रुप्स को शट डाउन करे, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बट जिस रास्ते पे भी पाकिस्तान जा रहा है दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। मगर पाकिस्तान की सरकार को एक उम्मीद यहाँ पर यह है कि अगर चाइना टर्की को सीपैक में इंक्लूड कर देता है ना, तो इससे जो सीपैक के लोन्स का बोझ है पाकिस्तान पर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान के PM जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने चाइना को काफ़ी बार ये गुहार लगाई है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो अभी के लिए 2 कंट्री प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान का, इसको 3 कंट्री प्रोजेक्ट बना दो, टर्की को भी यहाँ पर ऐड कर दो। अब यहाँ पर आप कहेंगे टर्की को इससे क्या फ़ायदा होगा और टर्की यहाँ पर ऐड होना क्यों चाहेगा। देखो रिसेंटली 1 दशक में पहली बार हमने ये देखा कि पाकिस्तान, ईरान, टर्की के बीच में एक कार्गो ट्रेन चली थी। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट थी। मुझे याद है जब वर्ल्ड अफेयर्स इनिशियली स्टार्ट हुआ था एज ए चैनल, तब मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इस ट्रेन का रूट। तो टर्की को आज के समय एक प्रॉपर लैंड एक्सेस मिल चुका है पाकिस्तान का, और डेफिनेटली ये लोग ये चाहेंगे कि सीपैक में इन्वेस्टमेंट करके ये लोग ग्वादर या फिर किसी और पोर्ट में और स्टेक हासिल कर ले। इससे टर्की को एक ज़्यादा बड़ा एक्सेस मिल पाएगा इस रीजन का। बट चाइना ऑब्वियसली अभी के लिए टर्की की जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है इसको रेजिस्ट कर रहा है। चाइना ऑब्वियसली यही चाहेगा कि पाकिस्तान धीरे धीरे डेट में और डूबता रहे और एक टाइम पे आकर पाकिस्तान चाइना की एक प्रॉपर इकोनॉमिक कॉलोनी बन जाए। मगर पाकिस्तान अपनी तरफ से आखिरी कुछ कोशिशें कर रहा है ये कहकर कि जी आप पे अटैक तो हम पे अटैक, आप सब कुछ हो हमारे लिए, आपके नागरिकों के लिए हम सब कुछ करेंगे। बट देखना यहाँ पर ये होगा कि ये सारे जो डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान, विल दे यील्ड एनी रिजल्ट। इससे क्या जेन्युइनली चाइना कुछ बड़ा ऑफर करेगा पाकिस्तान को कि अचानक से $10 बिलियन का एडिशनल लोन या फिर एक मैसिव डेट रोल ओवर कि कई सालों तक हम आपसे इंटरेस्ट वसूलेंगे नहीं। अगर चाइना ये सब करता है तो ये सब कहना वर्थ इट है, नहीं तो पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली बस अपना स्टैचर और गिरा रहा है ये कमिटमेंट्स करके। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ
कि एंथोनी अल्बनीसी ये रिसेंटली किस कंट्री के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे स्कॉट मॉरिसन नहीं रहे अब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। नाउ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एंथोनी अल्बनीसी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, जेई, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, तो क्लिक करिए बैंक सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने ये जो पेज है खुल जाएगा और इसके थ्रू आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं 12 महीने 24 महीने का कोर्स। और यहाँ पे ऑलरेडी कोड PD10 लगा हुआ है जिससे प्राइसेस गिर चुके हैं। देखो कोड जब आप PD10 नहीं लगाते तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मगर जैसे ही कोड यहाँ पर आप PD10 लगाओगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो हमेशा यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही मुफस्सिल वीडियो, यानी कि कम वक्त में बहुत ही चीज़ों को इसके अंदर समेटा गया है। बिल्कुल। और बिलावल भुट्टो, जनाब बिलावल भुट्टो साहब या साहिबा? मेरे लिए साहब, आपके लिए साहब। तो ये है कि नए नए फॉरेन मिनिस्टर बने हैं और ये ज़्यादातर ये मुल्क से बाहर रहे हैं और ये बहुत ही कम एज के हैं। तो इन्हें कुछ भी, मैं कहता हूँ शायद ही कोई ख़ास आइडिया हो कि क्या होता है, क्या बोलना है, फॉरेन मिनिस्ट्री होती क्या सही है क्या गलत है। मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिक्स को लेकर इनको इतना आइडिया नहीं है। ये आप ये कह सकते हैं कि पार्टी में काफ़ी दिनों से हैं। दूसरी चीज़ ये कि जैसे अब इनके बारे में कह रहे हैं कि इनको आइडिया नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि ये खुद अपनी तरफ से क्या बोलेंगे, जो इन्हें कहा जाएगा वही बोलेंगे। नहीं, तो मैं एग्जैक्टली इसी बात पे आ रही थी कि ये बेसिकली अपनी पार्टी में थे, वहाँ के चेयरमैन थे, लेकिन इनके जो फादर हैं वो इन्हें चलाते हैं। उनके कहने पे जो वो कहते हैं वो ये करते हैं। तो ये एक डम्मी के तौर पे है, इनके पीछे दूसरी कुव्वतें, दूसरी ताकतें हैं जिनके थ्रू ये चलते हैं, जिनके ज़ेर असर ये हैं। तो ये जो भी कहते हैं, तो आप ये समझ लें, पहली बात तो ये अपने बिहाफ पे, अपने लिए तो नहीं कह रहे, अपनी वजह से, अपनी तरफ से नहीं कह रहे। इनके पीछे यकीन कोई और लोग हैं जो इनसे खिलवा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे इस वीडियो की ये लगी कि इस वीडियो में मुझे मतलब सबसे पहले तो इनकी बोलना, इनका तरीक़ेकार और इनका इशू बताना, और ना सिर्फ इशू तो बताना बल्कि उसका हल भी बताना। तो इस वीडियो में मैं हैरान हूँ कि उन्होंने बाकायदा गाइड भी किया कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। एक बहुत अच्छी बात कि अगर इमरान खान को मुल्क से मोहब्बत है, अगर इमरान खान को ज़रा भी एहसास है कि हमारा कंट्री जो है वो इस वक्त परेशानी में, जब 1991 में इंडिया में क्राइसिस आए थे तो पूरा देश एकजुट हो गया। ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो अपोजिशन थी वो भी एक हो गई थी, ताकि हम देखें हम कुछ भी हैं, अगर ये मुल्क है तो हम है ना। अब इस हालात में अगर इमरान खान अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, आपको पता है बाकायदा धमकियाँ, बाकायदा हम आ रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे, और एक इन्होंने क्या कहा कि ये इस्लामाबाद जाएंगे, हुल्ला करेंगे। मतलब आपने एक लफ्ज़ नोट किया, हुल्ला। कहने का मतलब ये कि वहाँ पे अफरा तफरी वहाँ पे, और फिर दूसरी चीज़ है कि जब इस तरीके से मामला होते हैं तो फॉरेन करेंसी नहीं आती, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये लोग डरते हैं, इन्वेस्टर्स नहीं आते आपके मुल्क में। अच्छा हुआ ये, पहले तो मैं प्रशांत धवन जी की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि बहुत कम वक्त में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। वही आपकी वाली बात कि ना सिर्फ मसला बताते हैं बल्कि बताते हैं कि उसका सॉल्यूशन भी कैसे हो सकता है, और ये भी बताते हैं कि अगर हम यही करते रहे, अगर हम ये चीज़ें ही लेकर चलते रहे कि फसादात करते रहे, अनस्टेबिलिटी रही, जलसे होते रहे, हुकूमत का साथ नहीं देते रहे, तो हम मज़ीद बर्बाद होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा जो इमरान खान है उस पर आना चाहती हूँ। थोड़े दिनों पहले इनका एक स्टेटमेंट आया इमरान खान का कि मरियम के हवाले से, कि वो बार बार मतलब अपनी स्पीच में इनका नाम ले रही थी, तो कहने लगे कि तुम मेरा बार बार नाम ना लिया करो, तुम इतने जोश से, इतने जज्बे से जो मेरा नाम लेती हो, तो कहीं तुम्हारा खावंद मुझसे नाराज़ ना हो जाए, तुमसे नाराज़ ना हो जाए मेरी वजह से। तो मैं 2 मिनट सोचती रही कि यार ये सियासत है, मतलब ये क्या मयार है, अखलाकियात है, ये आप जो भी है, वो मैं बोलती हूँ बदतरीन औरत है वो दुनिया की। ठीक है, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट, एक ताज़ीम, एक इज़्ज़त। अच्छा, मैं देख रही हूँ, पहले मैं बहुत सपोर्ट करती थी इनको, लेकिन मैंने कुछ 2-4 वीडियो इनकी ऐसी देख ली कि बिल्कुल मेरे दिल से उतर गए। होती ना 1-2 हरकतें, जैसे मोदी जी की हमने 1-2 वीडियो ही देखी तो हम उनके बहुत बड़े फ़ैन बन गए, जबकि हम उनको पर्सनली नहीं जानते थे और पहले उनका बहुत नेगेटिव इमेज था हमारी नज़रों में या हमारे दिमाग पर। इसी तरह इनके साथ उल्टा हुआ है कि पहले इनका बड़ा पॉजिटिव था, बाद में मेरी नज़र में नेगेटिव होते चले गए।
दूसरी बात ये करना चाहूँगी, अभी कल की बात है, मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखी, उसमें एक बच्चा 10 क्लास का या 9 क्लास का बच्चा था, स्टूडेंट था। तो अभी हमारे यहाँ बोर्ड हो रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो उससे पूछा गया कि आप इमरान खान को सपोर्ट करते हो। बेचारा बड़ा जज्बाती, काफ़ी बोला, काफ़ी तारीफ़ें, ये वो सब कर दिया उसने। उस पर कहने लगा, मैं बस इमरान खान से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप इस्लामाबाद जो आएंगे तो आप 25 मई को ना आएँ, क्योंकि 25 मई को अगर आप आएंगे तो मेरा पेपर है, उस दिन बोर्ड का पेपर है मेरा। तो मैं समझी ये आगे से बोलेगा कि मैं पेपर देने जाऊँगा तो मैं आपके जलसे में नहीं आ सकता, आपको सपोर्ट करना है और मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। जबकि उसने बोला कि फिर मुझे 25 को पेपर छोड़कर आपको सपोर्ट करने आना पड़ेगा। तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों के करियर्स, आप बताएं, एजुकेशन सबसे बढ़कर है ना, जलसों में जाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर। लेकिन उसके नज़दीक बोर्ड बाद में आ रहा है, इमरान खान पहले आ रहा है, जलसा पहले आ रहा है, उनको सपोर्ट करना पहले आ रहा है। तो मतलब आप लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? और ये वो हमारी नौजवान नस्लें जो मयार हैं, जो हमारे आगे मेमार बनने वाले हैं, इनके ऊपर आपने ऐसी धाक बिठा दी है कि सबसे बढ़कर इमरान खान है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कोई जादू चल गया हो, बिल्कुल कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो इन्होंने कि पूरी आवाम ऐसे रोडों पर आ गई। और आप इस्लामाबाद की बात करें, मैंने तो ये तक सुना है कि अगर इन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी, अगर इन्होंने फौरी इलेक्शन नहीं करवाए। अच्छा, इलेक्शन वाले वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन आप थोड़ा टाइम तो दो। जैसे हमने प्रशांत धवन जी की एक वीडियो में देखा था कि उन्होंने बोला ये सारे मामला इतनी जल्दी नहीं होते, इसमें टाइम होता है, इसमें मैनेजमेंट होता है। तो वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है भाई, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इलेक्शन करते हैं, लेकिन आप थोड़ा टाइम दो, 2 महीने 1.5 महीने आप रुक जाओ। और ये कह रहे हैं फौरी इलेक्शन। तो जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि मामला इतने बिगड़ेंगे कि हम खून रेजी करेंगे, हम घुस जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको, हम मार कुटाई करेंगे, लेकिन आप हमारी शर्तें, हमारी चीज़ें मानो। तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान का सबसे पहला मसला तो ये कि उसने लोगों को इमोशनल बहुत ज़्यादा कर दिया। देखिए ना, जिहाद है ये, हम रोडों पे जो निकले जिहाद है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा एक मजहबी पॉइंट उठा के और बहुत ही ज़्यादा एक वतन की जो सालमियत है उस पॉइंट को उठा के लोगों को जज्बाती कर दिया। हमारी कौम जो है, जाहिर सी बात है कि इमोशनल उसमें आ गई। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं कहता हूँ इमरान खान वाकई सीरियस हैं, वाकई इस मुल्क की बका के लिए काम करना चाहते हैं, इस मुल्क की ग्रोथ के लिए, तो इस वक्त अगर वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि इस वक्त कंडीशन बहुत ख़राब है, इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, तो मैं इदारों को, गवर्नमेंट को छोड़ दे, गवर्नमेंट कौन है? शहबाज शरीफ वाले, इनको छोड़ के मैं इदारों को तंग नहीं करना चाहता, मैं इदारे का 1 रुपया भी मज़ीद ज़ाया नहीं करना चाहता। इस वक्त पाकिस्तान को 1-1 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं अपने आप को साइड पे करता हूँ जब तक हालात बेहतर नहीं होते, जब तक इलेक्शन नहीं होते। बल्कि ये उल्टा मशवरे ये होते हैं कि इन्होंने जो गवर्नमेंट गुजारी या इन्होंने जो हालात कंट्रोल करके रखे थे, या महंगाई हुई थी या क्यों हुई थी, या जो गलतियाँ की थी, तो वो चीज़ों का इनके साथ शेयरिंग करें, ये बाकायदा आके बैठें। और लड़ाई अपनी जगह, देखिए नज़रियात अपने अपने अलग अलग हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है वो है मुल्क। ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि 1991 में एकजुट हो गए, यहाँ से सीखना चाहिए इनको, बाकायदा ये मिसालें मैं कहता हूँ देनी चाहिए। और प्रशांत भाई ने बहुत ही अच्छा कहा। अच्छा, टर्की वाली मिसाल दी कि टर्की को शामिल करना चाहता है पाकिस्तान, जबकि चाइना की कोशिश है कि ना हो। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो हर पाकिस्तानी को अगर पता चल जाए कि अगर चाइना हमारे साथ सिंसियर होता तो यहाँ पे डेवलपमेंट के कारखाने, डेवलपमेंट की कंपनीज वगैरह लगवाते। आपने जापान का सुना था कि जापान वाले इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन का सिस्टम बना रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ना सिर्फ पैसा दे रहे हैं बल्कि काम भी कर रहे हैं, बल्कि खुद आके अपने आइडियाज़ पे भी काम करवा रहे हैं, खुद लगवा के भी दे रहे हैं। और 0.10%, 1% पता नहीं कितना सिर्फ इंटरेस्ट लेंगे। मैं कहता हूँ ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको करोड़, ये सिंसियर है कि आपको आपके मुल्क में आके आपको हाथ से पकड़ के चीज़ें बनवा रहे हैं आपसे, और कल को आप खुद ही बनाते हैं। अच्छा, आप छोटी सी मिसाल ऐसे ले लो कि आपका कोई पड़ोसी है, ठीक है, और वो आप कहते हो वो मेरे हक में है, वो मेरे लिए बहुत बेहतर है। और दूसरा पड़ोसी जैसे आप बोलते हो बुरा भला कि वो अच्छा नहीं है, वो तो मेरे साथ गलत करता है, जबकि वो आपके सामने आपकी खामियां बता देता है, आपको जो आपको बुरा लगता है। अच्छा, दौर ऐसा है कि कोई किसी को खामियां बताता है उसकी, तो वो इंसान बुरा लगने लगता है, वो चुभने लगता है, उससे नफरत होने लगती है। ये मैं कहूँगी इंसानी फितरत है। हमारे इतने आला ज़र्फ लोग हम हैं नहीं कि हम बर्दाश्त कर लें ये चीज़ें। तो दूसरा पड़ोसी जो आपको 10 रुपये देता है, 5 रुपये देता है,
उधार के तौर पे उस पर इंटरेस्ट भी लेने का कहता है हम सूद भी लेंगे, लेकिन अभी चलो तुम्हारा बुरा वक्त है, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, और आखिरकार एक ऐसा वक्त आ जाता है जब वो ये कहता है कि अब मैं तुम्हारा पूरा मकान रख लूँगा क्योंकि मैंने तुम्हें इतना उधार दे दिया। तो आप मुझे बताएं दोनों में से खतरनाक कौन हुआ? जाहिर सी बात है कि जिसने आपको पैसे दे के आपको कमज़ोर कर दिया। एक नेबर जो आपको आपकी कमजोरियां बता रहा है, आपकी खामियां बता रहा है कि आपको यहाँ काम करना चाहिए, आप यहाँ वीक हो, आप यहाँ, वो एक बार को मैं कहूँगी वो बल्कि ज़्यादा सिंसियर है आपसे, वो मुखलिस है कि वो आपको बता तो रहा है कि आपको ये करना। अभी भी आपने वीडियो में कितनी खूबसूरत बात मुझे वीडियो की ये लगी, साथ साथ सॉल्यूशन बता रहे हैं कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए, कोई हेटनेस नहीं उनके दिल में, कोई तफक्का नहीं कि जी हम क्या बताएं हम कौन होते हैं। आप कमेंट्स भी पढ़ती रहती हैं कि तकरीबन लोगों को दिल से हमारे साथ हैं और पाकिस्तान के हालात पे परेशान रखना चाहिए। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई ये कमेंट पढ़ के, मुझे नाम नहीं याद है, नहीं तो मैं नाम लास्ट में मेंशन करती। अच्छा, मुझे 2-4 सब्सक्राइबर्स ने इंस्टा पे भी मैसेज किया था, फिर आपने भी मुझे सेंड करा मैसेज। एक कमेंट ये भी आया था कि मतलब आपको तो चलो डॉलर बढ़ गया है तो आप लोगों की तो चलो अच्छी अर्निंग हो रही होगी, लेकिन आपके दूसरे कंट्री वालों का क्या हाल होगा जिनको डॉलर बढ़ने से परेशानी हुई। तो मैंने उन्हें समझाया कि मैंने कहा जब से डॉलर बढ़ा है देखिए यूट्यूब भी बढ़ा है, इसका भी एल्गोरिदम बड़ा ख़तरनाक है, तो उन्हें पता है कि डॉलर इतना बढ़ा है तो उन्होंने उस हिसाब से अर्निंग हिसाब किताब किया हुआ है, व्यूज़ वगैरह को कंट्रोल किया है, जो भी एक सिस्टम है आप लोग भी नोट कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरी आखिरी चीज़ मैं जिक्र करूँगा कि सबसे मेन चीज़ पाकिस्तान को अगर देखें, पाकिस्तान के हालात देखें तो जमातों को, सारी पॉलिटिशियन पार्टियों को आपस के इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए और इसको पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही आला प्रशांत भैया के बहुत ही अच्छी सजेशन। दोबारा किसी के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।